मेरे मदर इन लॉ मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उतार के साइड रखना चाहते हैं, उसके बदले में हमें क्या मिला। इतनी जरा सी बात थी और इतना ज्यादा गुस्सा। भरी भीड़ में, भरे शोर में भी आपको सुकून मिल जाता है, जिससे आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन समटाइम्स इट्स ओके। हमारे बुजुर्ग जो हैं बहुत कूल हैं। उम्मीदों की उम्मीद रखते रखते है मेनोपॉज, वो मेरी कैटेगरी में आती हैं, मेरी टीम में आती हैं। आपके सन इन लॉ, आपके डॉटर इन लॉ, क्योंकि हम 50 प्लस में 60 प्लस में जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। तो नाइट सूट में आज आपको मैं 40s की एज की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। बस जस्ट आइडिया माइंड में क्लिक किया और मैंने कैमरा ऑन कर लिया है। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप 40 की एज में एंटर कर गए हैं या फिर 40 प्लस अगर आपकी चल रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस टाइम बेस्ट एज में हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम एवर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि ये जो एज है ये बेस है आपकी ओल्ड एज का, मतलब नींव आप कह सकते हैं। और कहते हैं ना कि अगर नींव स्ट्रांग है तो बिल्डिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। इस एज में आकर जस्ट आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, और अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया तो आप खुद से डील करना बखूबी सीख जाएंगे। और अगर आपने खुद से डील करना सीख लिया तो आने वाले टाइम में जो नए रिश्ते आपको मिलेंगे, जो नए रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, उनसे भी आप बहुत बढ़िया डील कर पाएंगे, क्योंकि वो रिश्ते होंगे आपके सन इन लॉ, आपके डॉटर इन लॉ और उनकी फैमिलीज। तो अभी तक तो जो आप रिश्तों के साथ डील कर रहे थे वो थे आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके खुद के बच्चे। लेकिन कई बार उनके साथ भी डील करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो सोचिए, जिन बच्चों की अपब्रिंगिंग अलग घर में हुई है, अलग लाइफस्टाइल है उनका, अलग इन्वायरमेंट उनको मिला है, कितना डिफरेंट फील करेंगे। तो आपको उनके साथ डील करना है, आपको उनको बेटर फील करवाना है। तो उसके लिए आपको माइंड से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड जो है वो काम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अभी तो चलो 40 प्लस चल रही है, आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा है। मैं सीधा सीधा वहाँ तक पहुँचूंगी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा स्टेमिना, सब कुछ वीक होता जाता है। और जब बॉडी और माइंड जो है वीक होते जाते हैं तो एक चीज़ बढ़ती जाती है, और वो होती है इरिटेशन, गुस्सा। अगर आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अपने बुजुर्गों को ले लीजिए, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं आपके, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि हर छोटी छोटी बात पे वो लोग चिढ़ने लग जाते हैं। और हम भी हैरान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना क्यों चिढ़ते हैं, इतनी ज़रा सी बात थी और इतना ज़्यादा गुस्सा। और वो इसीलिए है क्योंकि उनकी बॉडी और माइंड वीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आज तक वो कंट्रोल कर रहे थे, अब उनका कंट्रोल जो है वो उन चीज़ों से जा चुका है। तो ऑब्वियसली उनको फील होता है कि हमारे करने लायक कुछ है नहीं है। जनरेशन गैप है और चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। तो वो गुस्सा जो है आज आप फील कर रहे हैं आपके बुजुर्गों में, वो आप में भी सेम ही चीज़ होगी अगर आपने अपने माइंडसेट को आज की आज चेंज नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि उस फेस में आप ना जाएं तो बेटर है कि आज ही खुद को ठीक कर लीजिए। सिर्फ अपने ऊपर काम करने से ही बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और ये चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोला है कि 40 प्लस में जाके करनी है, आप उससे पहले भी कर सकते हैं, 20 में, 30 प्लस में। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए मैं नाइट सूट चेंज कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी। सबसे जो मेन प्रॉब्लम हम लोग फेस करती हैं 40s की एज में आकर, वो है मेनोपॉज। जिन लेडीज़ को जल्दी स्टार्ट हो जाता है उनको हॉट फ्लैशेस फेस करने पड़ते हैं, इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है आपकी लो होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन चीज़ों के लिए भी हमको खुद को रेडी करना है डे बाय डे। नवंबर में मैं 47 टच करूंगी और अभी तक मैं ऐसा कोई भी हेल्थ इशू फेस नहीं कर रही हूँ। और उसके पीछे रीज़न वही है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हेल्दी ईटिंग है, आपकी एक्सरसाइज चलती रहती है, आपकी बॉडी को आप लगातार मूव करते रहते हो, तो आपको वो चीज़ें जल्दी फेस करनी नहीं पड़ती हैं। लेकिन देखो, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको हरी सब्जियाँ और फल ज़रूर खाने चाहिए, एटलीस्ट एक फ्रूट रोज़ का। उसके अलावा जो नट्स की हम बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए। उसके साथ सीड्स का इंटेक जो है वो अपना डेली बेसिस पे रखिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं। डेली अपनी डाइट में इनको ऐड कीजिए। और डेली सीड्स को कंज्यूम करने का जो बेस्ट वे है मैंने आपको बताया भी था कि अपने पीरियड्स के फर्स्ट डे से आपको स्टार्ट करने हैं फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड्स के बने हुए लड्डू खाना। जब आपने वो वीडियो देखी है नहीं देखी है, आपने इक्वल क्वांटिटी में फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड्स को आपने रोस्ट कर लेना है। उसके बाद डेट्स को ऐड करके थोड़ा सा उनको ग्राइंड कर लेना है और फिर उनके लड्डू बना के आपने रख लेने हैं। उनको आपने खाना स्टार्ट करना है फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड 15th डे तक। और 15th डे से आपने फिर से लड्डू बना के रखने हैं, तकरीबन 14-15 लड्डू बना के ज़रूर रखिए। डेली आपको एक खाना है।
15th डे से आपने स्टार्ट करना है सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड्स के लड्डू, उनको भी ऐसे ही रोस्ट कर लेना है, डेट्स ऐड करके उनको भी आपने ग्राइंड करके छोटे छोटे लड्डू होते हैं, वो छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं। तो डेली का आपने एक खाना है, उससे ही आप देखेंगे आपके अगर हार्मोन्स में इम्बैलेंस है तो वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए। और दूसरी चीज़ है प्रोटीन का इंटेक। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हैं प्रोटीन को अपनी डाइट से, तो बहुत बड़ी गलती पे हैं आप। कुछ लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज में जाके या 40, 50, 60 की एज में जाके हमें प्रोटीन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो प्रोटीन नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, अदरवाइज आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है, मिथ है। अगर आपकी मूवमेंट सही है, आप योग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, कुछ भी, तो प्रोटीन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। मतलब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर लेते हो, चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में है, चाहे वो कार्ब्स की फॉर्म में है, चाहे वो फैट की फॉर्म में है, हेल्दी फैट ही क्यों नहीं है, फिर भी वो आपको हार्म करेगा अगर आपकी मूवमेंट सही नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, सिर्फ खा के आप अपना बैठे रहते हो, तो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए, बल्कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो प्रोटीन चाहे सप्लीमेंट लेना पड़े या नॉर्मल जैसे भी अपनी डाइट से आप ले सकते हो, तो वैसे प्रोटीन ज़रूर लीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है कॉफ़ी। अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ या मैं कॉफ़ी के बारे में भी बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉफ़ी को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये एक नेचुरल स्टिमुलेंट है जो आपके नर्व सिस्टम, आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है, जिससे आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आपको थोड़ा सुस्त फील कर रहे हैं, नींद आ रही है, सुबह सुबह होता है, बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि एनर्जी हमारी लो होती है, हमसे उठा नहीं जाता बेड से, तो हम कैसे काम करें, या हमारी टांगें नहीं चलती, हमें बहुत वीक फील होता है। तो ये एनर्जी बूस्टर की तरह ही काम करती है जो ब्लैक कॉफ़ी है। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि सुबह उठते ही आप कॉफ़ी का शॉट ले लीजिए, लेकिन हाँ सुबह उठ के अपना पानी वानी पी के एक फ्रूट खा लीजिए, उसके थोड़ी देर बाद कॉफ़ी का शॉट आप बना के ले सकते हैं। और लेना कैसे है, कुछ भी आपको गरम वरम करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉफ़ी के छोटे छोटे पाउचेज आते हैं, जैसे 2 रुपये का जो पाउच होता है, आप वो ले सकते हैं। 2 पाउच जो हैं वो उनको काट के इतने से पानी में डाल लीजिए, उसको घोल के बस ऐसे ही आपको उसको स्वेलो कर लेना है। कुछ टाइम के बाद आप फील करेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और उतने टाइम में कम से कम 2-3 घंटे में आप अपने मैक्सिमम काम खत्म कर सकते हैं। होता है जो जैसे जैसे एज बढ़ती है, कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता है, तो मेरे पास तो फिर ये रामबाण इलाज है कि मैं कॉफ़ी का शॉट लेती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। तो आप कॉफ़ी, प्रोटीन, सीड्स, नट्स, ये सब चीज़ें ज़रूर अपनी डाइट में आपने ऐड करनी है। 40s की एज में आकर मेनोपॉज अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो भी उसको कामली डील कीजिए। प्राणायाम ज़रूर कीजिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए। मेडिटेशन जो है वो माइंड को काम करती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करती है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं 40s की, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हमें हर फेज़ ऑफ लाइफ इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हर फेज़ में ही होंगी। अगर मैं बात करूँ 30s की, तो 30s में हमारे बच्चे छोटे थे, तो उनके खाने पीने को लेकर, उनकी सफाई, उनके कपड़े, उनका स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, हर चीज़ का ख्याल हम लोगों को रखना पड़ता था। उनके पीछे पीछे पूरा टाइम हम लोग भागते रहते थे। लेकिन 40s में आकर हमारे बच्चे या तो टीनेज में होंगे या अडल्ट एज में होंगे, तो अब चैलेंज जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इमोशनल चैलेंज इस फेज में आकर हम ज़्यादा फेस करते हैं। फिजिकल चैलेंज फेस करना नहीं पड़ेगा अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, तो उस चीज़ से फिर हम बच जाते हैं। अदरवाइज फिर इमोशनल चैलेंज के साथ साथ हमें फिजिकल चैलेंज भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं। अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं तो हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। सच माने तो एक छोटा सा हेल्थ इश्यूज भी आपकी एनर्जी जो है वो तकरीबन खा जाता है। और ऊपर से बच्चे टीनेज में हैं, अडल्ट एज में हैं, उनकी तरह तरह की बातें होंगी। जनरेशन गैप तो है ही है। जो टाइम है बच्चों का, ये बाहर से इन्फ्लुएंस होने का है। हमारे साथ साथ वो बाहर की लाइफ से, बाहर के बच्चों से, बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनका जो असर है वो आके घर पे भी नज़र आता है। घर का इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट होने लगता है। लेकिन उन सभी चीज़ों को हमने साथ साथ टैकल करना है। देखो ये एज जो है ना, ये ऐसी एज है जिस एज में आकर हम थोड़ा सा ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उतार के साइड रखना चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी थकावट होने लगती है। लेकिन चाहते हुए ये पॉसिबल तो हो नहीं पाता। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोशल लाइफ जी रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ ही चलेंगी। सुकून तलाशने लगते हैं हम 40s में आकर। खुद को सुकून देने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए जो चीज़ें आप कर सकते हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो कोई अच्छी मूवी देखना हो या कोई म्यूजिक सुनना हो, कोई बुक रीड करना हो, अच्छे नॉवेल्स रीड करना हो, कुछ भी आप कर सकते हो, वो वक्त आपको खुद को ज़रूर देना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लूँ, एक बार सब चीज़ें बैलेंस कर लूँ, सब सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद मैं चैन से बैठूंगी, सुकून आ पाएगा मेरी ज़िंदगी में, तो रियलिटी ये है कि वो टाइम कभी नहीं आने वाला। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी,
सब चीज़ें देखो साथ साथ चलेंगी आपके। कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग थी, आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, और आने वाले 10 सालों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हम 50 प्लस में 60 प्लस में जाएंगे। बच्चे अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में और बहुत सारे लोग जुड़ चुके होंगे, तो अलग तरह के चैलेंजेस होंगे। कहते हैं कि जीने का सलीका आ जाए तो भरी भीड़ में, भरे शोर में भी आपको सुकून मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि कोई ना कोई एक जगह आपकी मनपसंद की ज़रूर होती है आपके घर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऊपर का जो टॉप फ्लोर का एक रूम जो है हमने प्लान किया है उसको जिम में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ आजकल योग और प्राणायाम करने के लिए ऊपर, और बहुत अच्छा फील होता है मुझे वहाँ जाके। ऊपर बिल्कुल टॉप पे इतनी अच्छी हवा चल रही होती है। बालकनी जो है मेरी अभी सेटअप हो रही है थोड़ी सी, तो इसलिए ऊपर ही मुझे बेस्ट लगता है। और सच में वहाँ जाकर 1-1.5 घंटा कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना मज़ा आता है। बस आराम से वहाँ पे बैठ के अच्छा एक टाइम अपना 1-1.5 घंटे का वहाँ पे स्पेंड करती हूँ। तो हम सबको इस तरह से कुछ ना कुछ अपने लिए चीज़ें निकाल लेनी चाहिए जो चीज़ें हमें अच्छा फील करवाएं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, मेरा कहने का स्टैंड ये है कि इन चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी एज बढ़ रही है, अब हम कैसे करेंगे इस एज, क्योंकि हर एज जो है ना आपको डिफरेंट चैलेंज देगी, डिफरेंट चीज़ें आपके सामने लाकर खड़ा करेगी, डिफरेंट तरीके से आप सोचने लगोगे। नेवर थिंक कि ये वाला फेज जो है मेरा लाइफ का निकल जाए तो शायद अगला फेज बेटर होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस सिचुएशन में आप आज हैं, जिस फेज में आप आज हैं, अगर आप उसको उस टाइम पे इंजॉय कर पा रहे हैं देन आपको जीना आ गया है। आप अपनी एज के हर फेज को बहुत ही स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। जब हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना साथ में और भी चेंज हो जाती हैं। हमारा देखने का, हमारा सोचने का नज़रिया, सब कुछ। कल क्या हुआ कि मेरे मदर इन लॉ मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि उदय के कमरे में मैंने कपड़े सारे फोल्ड करके रखे हैं, लेकिन उसने उठा के अपनी कपड़ में नहीं रखे, अभी तक उसके बेड पे पड़े हुए हैं, तो वहीं से उठा उठा के वो पहन रहा है। तो ऐसे करते हैं बच्चे। मैं जानती हूँ कि बच्चों को सिखाते सिखाते ना हमारी एक पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन बच्चे उस तरीके से काम कभी नहीं कर पाते जिस तरह से हम चाहते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जब हम अपने बच्चों की उम्र में थे तो क्या अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली काम करते थे? क्या तब हमें को भी डांट नहीं पड़ती थी? हम सारा काम परफेक्टली करते थे? या हमारे पेरेंट्स को कभी उनके पेरेंट्स से डांट नहीं पड़ी है? कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो मेरे कहने का स्टैंड ये बिल्कुल नहीं है कि हमने अपने बच्चों को सिखाना नहीं है, उनको उनके काम करना भी सिखाना है। डिसिप्लिन तभी आता है, लेकिन समटाइम्स इट्स ओके। अगर उनका कमरा जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं है, थोड़ा गंदा भी है, अगर उनकी कबर्ड जो है वो पूरी मैसी है, इट्स फाइन, कोई बिग डील नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर हम इरिटेट होने लगे, हर चीज़ पे पॉइंट आउट करते रहें, तो आई थिंक कमरा ठीक होना हो, कबर्ड ठीक होना हो, रिलेशन ज़रूर खराब हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब मुझे समझ आई कि ज़िंदगी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तब मैंने अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने इस फेज़ को भी एंजॉय कर रही हूँ, और मैं आने वाले जो 10 साल बाद होने वाला है उस फेज़ को भी इमेजिन कर सकती हूँ। इसीलिए मैं इरिटेट नहीं होती। मुझे पता है कि आज जो बच्चे मेरे साथ हैं थोड़ा मैस भी फैला देते हैं, अपने कमरे को गंदा भी रखते हैं, उनका बहुत सारा काम मुझे भी करना पड़ता है। तो कई बार मैं सोचती हूँ इट्स ओके। आने वाले 10 साल के बाद इनकी लाइफ टोटली डिफरेंट होगी। ये घर पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा, जो सामान जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, अलमारियों में कपड़े जैसे फोल्ड पड़े रहेंगे वैसे ही फोल्ड रहेंगे, कोई उनको छेड़ेगा नहीं। मेरे पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा, मैं टोटली फ्री होंगी, और शायद उस टाइम पे मैं ये सोचूंगी काश मेरे पास करने के लिए कुछ और होता, कोई और मुझे कोई काम कहता, मैं बिजी रहती। जब हम ये चीज़ें इमेजिन कर लेते हैं टाइम से पहले, तो फिर जो आज का टाइम है उसकी वैल्यू हमें समझ में आ जाती है। मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बस सबको बेस्ट सर्विस दीजिए ये सोच के कि आने वाले 10 सालों में क्या होने वाला है, बस आप सबकी ड्यूटीज़ ही करते रहिए और अपनी ग्रोथ को निगलेक्ट करिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी ग्रोथ को निगलेक्ट कीजिए, लेकिन कभी कभी चीज़ें कुछ छूट जाती हैं, कुछ गलत भी हो रहा होता है, तो भी गो विद द फ्लो। और इस चीज़ की प्रैक्टिस अगर हम आज से शुरू कर देंगे तो सोचिए 50 और 60s में जाकर हम कितने कूल एंड काम होंगे। हमारे जो मिडिल एज के बच्चे होंगे वो ये कह पाएंगे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो बहुत कूल हैं। 40s की एज तक आते आते हम इतने इमोशनल होने लग जाते हैं ना, और उसके पीछे एक रीज़न भी है, मैं बताती हूँ। देखो 40 की एज तक हमने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ली होती हैं, इतना कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं, इतनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, और इस एज में आके ना हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है थोड़ी हायर होने लगती हैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, कि हमने आपके लिए ये किया वो किया, उसके बदले में हमें क्या मिला? हमारे लिए तो आपने कभी कुछ स्पेशल किया ही नहीं, या हमारे इमोशंस तक का आपने ख्याल नहीं रखा। तो मैं आपको बहुत ही क्लियर कट एक बात बोल देना चाहती हूँ कि अपने इमोशंस का ख्याल आप खुद रखेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं रखेगा। वैसे भी ये टाइम आई थिंक ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब
हो जाता भी है। वैसे उम्मीदों की उम्मीद रखते रखते हम नाउम्मीदी के साथ रहना सीख लेते हैं, और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत बेपरवाही का टाइम होता है। मतलब हम थोड़े बेपरवाह हो जाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन कैसा सोच रहा है। और अगर अभी भी आपको दूसरों की कही गई बातें डिस्टर्ब करती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आप अभी भी खुद का ख्याल नहीं रख रही हैं। इस एज में हमें ऑलमोस्ट सबकी नेचर का पता चल चुका होता है कि कौन कैसी नेचर का है, कौन कैसा बिहेव करता है, कौन कैसी बात करता है। मतलब इस इंसान को अगर हम ये वाली बात कहेंगे तो सामने से रिएक्शन कैसा आएगा वो भी हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम उनसे कुछ अलग तरह का रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं तो उसमें गलती उनकी तो हुई नहीं, उसमें तो गलती फिर हमारी ही हुई है। तो बेटर है कि थोड़े बेपरवाह और थोड़े बेफिक्रे होना हम सीख लें इस एज में आके, और खुद के लिए वो कंफर्ट कॉर्नर रेडी करें। मैं हमेशा कहती हूँ किसी की कही गई बातों को क्या दिल से लगाना, अपना दिल ही कहीं और लगाओ तो बात बने। तो वही है कि किताबें पढ़ो, 1 या 2 पन्ने आप पढ़ सकते हो, जर्नल लिखो। जर्नल लिखना कैसे लिखते हैं अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, तो उसमें भी आप थोड़े से आपको आइडिया जो है उससे भी मिल जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो। जर्नल लिखने से आप बहुत इम्प्रूव करते हो, आपका माइंड जो है वो बहुत चीज़ों से हट जाता है जहाँ से हट जाना चाहिए। नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और अपने लिए जीना आप सीख जाते हो। कहने का मतलब ये है कि टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। 40s की जितनी भी लेडीज़ हैं वो मेरी कैटेगरी में आती हैं, मेरी टीम में आती हैं, तो खासकर अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम आज की बहुएं हैं तो कल की हमको सास भी बनना है। अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर हमें कभी ये फील ना हो, कभी ये रिग्रेट ना रहे, कभी ये गिल्ट ना आए कि हम सिचुएशंस को या अपने रिश्तों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। तो चलिए मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।